दोस्तों, जीके ओपन एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के सार संग्रह का डिस्कस करेंगे, जो कि कक्षा 6 से लेकर के 12 तक वन लाइनर प्रश्न दिया गया है, जो कि महेश बर्नवाल की बहुत अच्छी बुक है। अगर जीके से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करेंगे जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे भारत का संवैधानिक विकास के बारे में। चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका स्थापना कलकत्ता में 1774 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? यानी कि भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार भारतीयों को किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो वह चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो है ना यह प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? यह है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? यानी केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो यह है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? यानी राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? वह है भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ दिया गया है कि भारत का संवैधानिक विकास के बारे में। भारत का संवैधानिक विकास जो है ना दो तरीका से हुआ, जो कि पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। जो कि इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत इस प्रकार है कि जो कि पहला है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ 1773 में, उसके बाद ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में, तथा उसके बाद आई चार्टर एक्ट 1793, उसके बाद चार्टर एक्ट 1813। अगला है कि चार्टर एक्ट 1833, उसके बाद चार्टर एक्ट 1853 में। अब देखते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत यानी कि ब्रिटिश क्राउन के हाथ में 1757 के युद्ध के बाद ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई थी भारत की शासन अधिनियम, जो कि पहला है कि भारत शासन अधिनियम 1858 था। अगला भारत परिषद अधिनियम 1861। अगला भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1909 तथा उसके बाद जो है ना भारत शासन अधिनियम 1919। उसके बाद आई भारत शासन अधिनियम 1935। अंतिम आया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? यानी केंद्र में जो है ना द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो है भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि महत्वपूर्ण अधिनियम था यह भारत शासन अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? यानी ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो वह भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जो कि 1928 ईस्वी में जो कि भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? यानी अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? वह है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है
कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। किस पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? वह है क्रिप्स मिशन 1942 में जो कि आया था, इसके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? यह कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया। तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है ना, यह कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार, यानी कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो वह 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? यह विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा की गई थी, जो कि अंतरिम सरकार 1946 का, जो कि इस प्रकार है, जो कि सदस्य इस साइड में सदस्य दिया गया है, इसमें धारित विभाग जो है ना वह दिया गया है। चलिए देखते हैं इसको। जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मामले दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मामले दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री दिया गया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री का भार सौंपा गया था। अगला है कि जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति का पदभार दिया गया था। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति का पदभार दिया गया था। और जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। और सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। और लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया था। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया था। और लास्ट में सी राजगोपालचारी को शिक्षा एवं कला मंत्री बनाया गया था। सी राजगोपालचारी को शिक्षा एवं कला मंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो अगला है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव को तैयार किया गया था। भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप जो है ना किसके बनाया गया था? किसको? तो सर BN राव को के द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का जो है ना अस्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट चेयरमैन किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बनाया गया था। अगर अस्थायी की बात करते तो वह है सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृति हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य का को संविधान सभा में स्वीकृति हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में, यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार
भारतीय संविधान का सभा का संवैधानिक सलाहकार, यानी कि संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान सभा में वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? यानी कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसका डेट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष ने की थी, जो कि पहले ही बता दिया गया था आपको। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया था? यानी कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं संविधान सभा के बारे में। संविधान 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम क्या हुई? तो बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, किसको? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और संविधान निर्माण किसमें? तो संविधान निर्माण में प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसमें 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। अगला है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जो कि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया, जो कि आगे अपने लोग सब पढ़ लिए थे। चलिए देखते हैं। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया। यह क्वेश्चन पूछता है कि भारत का संविधान मूलतः कितने भाषाओं में? तो हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया। ये सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। क्या किए थे? इन दोनों पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा जो है ना अधिनियमित किया गया था। किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान जनगण मन है, जो इसको कब अपनाया गया था? इसको 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह, यानी कि नेशनल इमेबल के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सलाहकार, यानी कि संविधान सभा का सलाहकार अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के सलाहकार समिति कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा की झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए देखते हैं प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, जो कि संघ शक्ति समिति कौन था? संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू था। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर थे। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रक्रिया नियमन समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है कि 7 राज्यों के लिए 7 नंबर का क्वेश्चन है ये। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका
गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसको शॉर्ट में जीवी मावलंकर भी कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं। दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर BR अम्बेडकर को अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य, कितने, तो 6 अन्य सदस्य थे। इसमें एक N गोपाल स्वामी अयंगर और डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्रा, बाद में इनके स्थान पर N माधवराव और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान, बाद में इनके स्थान पर TT कृष्ण मचारी थे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति, किसके, संविधान सभा में किसके अध्यक्षता में, तो BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया, 29 अगस्त 1947 में गठन किया गया। तो अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर की यानी कि BR अम्बेडकर संविधान सभा के निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था, बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। किससे हुआ था, तो बम्बई प्रेसिडेंसी, तो 1947 और 50 में। लेकिन अगर बात करें कि पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था कब, तो 1946 और 47 में। अगर BR अम्बेडकर की संविधान सभा से निर्वाचन के बारे में बात करें तो पहले जो है जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी 1946 में, लेकिन अगर उसके बाद बोले तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। चलिए अब बात करते हैं संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत के बारे में। संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत के बारे में बात करते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान में क्या, तो मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वह है रूस के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है, तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, तो किसमें, तो प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन जो है ना किस देश के संविधान से ली गई, तो अमेरिका के संविधान से ये ली गई है। अगला है कि भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा के द्वारा निर्मित और लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। किसके समतुल्य है, तो अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान, संविधान संशोधन की प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो वह साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध, भारत के संविधान में क्या, तो आपातकालीन उपबंध जो है ना किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो जर्मनी के वीमर संविधान से। जर्मनी के किससे, तो वीमर संविधान से ये प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है कि शक्तिशाली केंद्र के साथ, किसके शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संगठनात्मक व्यवस्था, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संगठनात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो वह कनाडा के संविधान से प्रेरित है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। समवर्ती सूची किस देश से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो जो कि अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निहित विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कौन, तो स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, तो वह जापान के संविधान से ग्रहण की गई है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान से आधारित है, तो है ब्रिटेन के संविधान से।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विधि का निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो जापान से ली गई है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो वो जापान के संविधान से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधान से प्रेरित है, तो वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अब देखेंगे कि विभिन्न देशों के संविधान के लिए गए प्रावधान। अब देखेंगे कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। सबसे पहले प्रस्तावना का शब्द, जो कि हम भारत के लोग। अगला मूल अधिकार और स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग और जनहित याचिका और न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया जो है ना, ये सब अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के संविधान से क्या सब लिया गया है। कि ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से। तथा विधि निर्माण प्रक्रिया और संवैधानिक मत के आधार पर चुनाव का जीत निर्णय ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तथा विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से क्या सब लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है ना, यह साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अगला देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ जो है ना संघीय व्यवस्था ली गई है और शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अगला केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तथा उच्चतम न्यायालय का परामर्श और न्याय निर्णय ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और संघाटनात्मक विशेषताएं यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया जो समवर्ती सूची ली गई है और व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो कि अनुच्छेद 108 में किया गया है। और प्रस्तावना की भाषा यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब देखेंगे कि आयरलैंड के संविधान से क्या सब लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है यह रूस के संविधान से लिया गया है। अब देखेंगे जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जो है यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और जापान के संविधान से विधि के स्थापित प्रक्रिया जो है यह जापान के संविधान से लिया गया है। अब देखेंगे भारतीय संविधान के भाग। देखिए भारतीय संविधान के भाग संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करते हैं। भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। और भाग 2 में नागरिकता दी गई है जिसे सिटीजनशिप कहते हैं 5 से 11। भाग 3 में मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट जो है ना 12 से 35 अनुच्छेद में दिया गया है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि 36 से 51 है।
अगर 4 के क में देखा जाए तो मूल कर्तव्य जो है 51 के क लिया गया है। भाग 5 में संघ यानी कि 52 से 151 जो है ना यह भाग 5 है। भाग 6 में जो है राज्य, इसके बाद 152 से 137 अनुच्छेद दिया गया है। और भाग 7 में पहली अनुसूची में भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निश्चित किया, जो कि 238 को निश्चित कर दिया गया है। भाग 8 में जो है ना, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, भाग 8 में क्या है तो केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक में इसका प्रावधान किया गया है। और भाग 9 में पंचायत दिया है। भाग 9 में क्या है तो पंचायत है। 243 के से लेकर के 243 9 तक जो है ना यह पंचायत के बारे में दिया गया है। 9 के ए या 9 के कॉम जो है नगर पालिका संबंधित है, जो कि 243 के 243 य 6 तक दिया गया है। सहकारी समिति तो यानी कि 9 के बी में दिया सहकारी समिति 243 य से लेकर के य ज यानी कि 243 य तक। भाग 10 में है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र जो है ना 244 के से लेकर के 244 के क तक दिया गया है, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के बारे में। भाग 11 में संघ और राज्य के मध्य जो है ना 245 से लेकर के 263 अनुच्छेद के तहत जो है ना संघ और राज्यों के मध्य संबंध है। भाग 12 में जो है ना, भाग 12 में वित्त संबंधी संपत्ति संविदाएं और वाद जो है ना 264 से लेकर के 301 तक जो है ना भाग 12 में दिया गया है। अगला है कि भाग 13 में जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापारी वाणिज्य एवं समागम जो है ना 301 से लेकर के 307 तक दिया। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य भाग 13 में दिया गया है। भाग 14 में संघ राज्य के अधीन सेवाएं 308 से लेकर के 343 तक दिया गया है। भाग 14 के ए में अधिकरण दिया गया। भाग 14 में क्या दिया गया तो अधिकरण 323 के क से लेकर के 323 के ख तक। निर्वाचन जो है ना भाग 15 में दिया गया। निर्वाचन इसमें दिया गया भाग 15 में 324 से लेकर के 329 के क तक। भाग 16 में जो है ना कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के पिछड़े वर्ग में आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध जो है ना किस में दिया गया है तो भाग 16 में दिया गया है। और अनुच्छेद 330 के से लेकर के 342 तक दिया गया है। भाग 17 में राजभाषा दिया गया। भाग 17 में क्या दिया गया है तो राजभाषा दिया गया। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक जो है ना यह राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 18 में जो है ना आपात उपबंध, भाग 18 में क्या दिया गया है तो आपात उपबंध, जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक जो है ना यह आपात उपबंध के बारे में दिया गया है। और भाग 19 में प्रकीर्णन के बारे में दिया गया है। भाग 19 में क्या है तो प्रकीर्णन के बारे में दिया गया है, जो कि 361 से लेकर के 367 तक। और भाग 20 में जो है संविधान संशोधन के बारे में डिस्कस किया, जो कि अनुच्छेद 368। भाग 21 में जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में जो है ना भाग 21 में से संबंधित है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो है ना भाग 21 से संबंधित है, अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक। भाग 22 में जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन जो है ना भाग 20 से संबंधित है, और अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 तक उपबंध किया गया है। अब डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान में अनुसूचियां के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो जो कि वर्तमान में 12 हैं, कि जो कि पहले 8 थी। भारत के मूल संविधान में 8 और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं तो 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संघ में नए राज्य का गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है तो प्रथम अनुसूची में नए राज्य के गठन के बारे में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। क्या करती है प्रथम अनुसूची, जो कि राज्य क्षेत्र और विवरण प्रदान करती है। नाम तथा उसके राज्यों के क्षेत्र के विवरण प्रदान करते हैं प्रथम अनुसूची।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नौवां अनुसूची, भारतीय संविधान के नौवां अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधार से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो वह पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए उपबंध किया गया है, तो पांचवी अनुसूची में किया गया है। जो कि अनुसूचियों के संक्षिप्त विवरण दिया गया है, जो कि पहली अनुसूची में जो है राज्यों के संघ और राज्य क्षेत्र के नाम, उनकी सीमाएं अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक दी गई है। प्रथम अनुसूची में क्या सब दिया गया है, तो जो कि संघ, राज्य, क्षेत्र और जो है इसकी सीमाओं में परिवर्तन जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 में इसका प्रावधान किया गया है। और अनुसूची 2 में जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा या राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण के महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान है। ये कि अनुच्छेद 59 के 3, 65 के 3, 75 के 6 और 97, 125, 148 के 3 और 158 का 3, 164 के 5, 186 और 221 के बारे में दिया गया है। तीसरी अनुसूची में संघ राज्य मंत्री, संघ राज्य मंत्री, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य के चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि के द्वारा ली जाने वाले शपथ के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची में। जो कि अनुच्छेद इस प्रकार 75 के 4 और 84, 99, 124 के 6, 148 के 2, 164 के 3 और 173 तथा 188 और 219। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा स्थानों का आवंटन अनुच्छेद 4 के 1 और 80 के 2 के बारे में प्रावधान किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 244 के 1 से संबंधित है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित उपबंध किया गया है अनुच्छेद 244 के 2 एवं 275 1 के तहत। सातवीं अनुसूची में संघ सूची तथा राज्य सूची, समवर्ती सूची शामिल किया गया है 246 अनुच्छेद के तहत। जो कि आठवीं अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची, जो कि 344 के क और 351 से संबंधित है। नवीं अनुसूची इसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम विनिमय आदि जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है, तो अनुच्छेद 31 के ख। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध अनुच्छेद 102 के 2 एवं 191 के 2। और 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए अनुच्छेद 243 के 6। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्ति व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं अनुच्छेद 243 के 2। जो कि 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में जोड़ी गई थी। 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अब बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में। जो कि पहला क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है ना किस नाम से किया गया है, तो इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत यानी कि इंडिया अर्थात भारत के नाम से जो है ना संविधान में राष्ट्र का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो वह संसदनात्मक व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है कि संसदनात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला है कि क्वेश्चन है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की आधारभूत तत्व क्या है। एकल कार्यपालिका है। क्या है, तो एकल कार्यपालिका है।
भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर मुख्य बिंदु कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा है। कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा है। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किसमें निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण से। किससे होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से जो है ना, यह भारतीय संविधान की परिसंघीय निर्धारित होता है। जो कि यहाँ दिया गया है कि भारतीय संविधान का मूल जो है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और संप्रभुता और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक जो है ना भारतीय संविधान की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा था। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में किसमें? तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी? जो कि पहले बताया गया था। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां है। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में गाया गया था। राष्ट्रगान गायन का मानक समय कितना है? इसका मानक समय कितना है? तो 52 सेकंड है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है संविधान की जटिलता के कारण भारतीय संविधान को। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो केसी व्हीयर का है। किसका है? तो केसी व्हीयर का है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान के अंशतः क्या है? तो कठोर और लचीला है। भारत में अर्धसंघात्मक राज्य यह किसने कहा था? भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। यह किसने? केसी व्हीयर ने कहा था। किसने कहा था? तो केसी व्हीयर ने कहा था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। संघ तथा राज्यों का एकल संविधान जो है ना, इसके कारण संविधान का वृहद होना का कारण है। अगला क्वेश्चन है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करने के आका। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ना आइवर जेनिक्स का है। आइवर किसका है? आइवर जेनिक्स का है। आइवर जेनिक्स का है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जनता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जनता है। अगला क्वेश्चन है कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हो तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो भीमराव अंबेडकर का है। यह कथन किसका है? तो भीमराव अंबेडकर का है। संविधान के संरचनात्मक को तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन किसका है? तो यह भीमराव अंबेडकर का कथन है। किसका है? तो भीमराव अंबेडकर का कथन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो गांधी जी, महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद की सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो यह ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। इस संघवाद को सहकारी संघवाद जो है ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने का बात की थी। मौलाना अबुल कलाम ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने का
बाद कहा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु यानी कि नेशनल एनिमल्स कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज इंडियन नेशनल फ्लैग कौन? चक्र में कितनी तिलियां हैं? चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो 24 है। अब बात करते हैं कि 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय के बारे में बात करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता की सूची का विषय है। तो यह समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता जो है ना किस विषय का है? तो समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले में भारतीय संविधान की यह समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई है। यानी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन और आपराधिक मामले में भारतीय समवर्ती सूची में शामिल की गई है। शिक्षा की सूची के अंतर्गत आते हैं, शिक्षा समवर्ती सूची का अंतर्गत आते हैं। शिक्षा की सूची के अंतर्गत आते हैं तो समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। शिक्षा प्रारंभ में किसका विषय था? तो राज्य सूची का विषय था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। किसमें स्थानांतरित किया? समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया और भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत शामिल है। तो भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत है तो राज्य सूची में भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत शामिल है, तो राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। रेलवे पुलिस की सूची का विषय है तो यह राज्य सूची के रेलवे पुलिस की सूची का विषय है तो यह राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन की सूची के विषय है। समवर्ती सूची आर्थिक नियोजन की सूची के विषय समवर्ती सूची आर्थिक नियोजन जो है की सूची के विषय है तो समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से? राज्य सूची से। और पंचायती राज जो है किस सूची में सम्मिलित है? ये भी राज्य सूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची में शामिल है। दंड प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में समवर्ती सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए? तो यह सूची नंबर 3 समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। अब देखेंगे तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय, तीनों सूचियों यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में विषय देखते हैं। पहले संघ सूची के बारे में देखते हैं। संघ सूची में कौन कौन आते हैं? तो संघ सूची में प्रतिरक्षा आता है, तो विदेशी मामला और नागरिक और संचार, डाक व तार या किसके अंतर्गत आते हैं? तो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। निगम कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क और निर्यात शुल्क जो है ना यह किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो यह संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। संघ सूची के अंतर्गत बीमा, प्रत्यार्पण, शेयर बाजार और अंतर्राष्ट्रीय संधि और कारागार, रेलवे, मुद्रा रिजर्व बैंक, समृद्धि और हवाई मार्ग ये सब जो है ना संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार और लॉटरी ये भी जो है ना संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। संघ सूची में आयकर, जनगणना, डाकघर और स्टॉक एक्सचेंज जो है ना यह संघ सूची का विषय है। अब देखते हैं राज्य सूची के बारे में। राज्य सूची में जो कि लोक व्यवस्था, पुलिस, रेलवे और ग्रामीण पुलिस सहित कारागार और भूमि यह राज्य सूची का विषय है। क्योंकि राज्य सूची में स्थानीय स्वशासन और प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले यह किसके अंतर्गत आते हैं? यह सब जो है ना राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। जो कि सट्टा व जुआ जो है यह राज्य सूची के अंतर्गत है। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, कृषि भूमि पर जो है ना संपदा शुल्क जो है ना यह राज्य सूची का। पशुपालन या सिंचाई यह राज्य सूची का विषय है। कृषि आय पर कर, कृषि आय पर कर जो है ना यह राज्य सूची का विषय है।
गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, ये भी जो है राष्ट्र सूची, विद्युत पर कर, ये राष्ट्र सूची का विषय है। यानी कि पथ यानी कि टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति आय कर और विलासिता की वस्तुओं पर कर, ये सब जो है ना सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह राज्य सूची के अंतर्गत, किसके अंतर्गत आते हैं? यह राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। समवर्ती सूची में जो कि दंड विधि या प्रक्रिया विधि जो है ना यह किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक व सामाजिक योजना, आर्थिक व सामाजिक योजना जो है ना यह समवर्ती सूची के अंतर्गत, आर्थिक व सामाजिक योजना यह किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा किसके अंतर्गत आते हैं? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। वन, ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। विवाह व विवाह विच्छेद, यह समवर्ती सूची। कारखाना, खाद्य पदार्थों व अन्य पदार्थों का अपसर्मन जो है ना यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत, वाट माप, यह सब जो है ना समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। वन जीव जंतुओं के संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तक और मुद्रणालय और स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, ये सब जो है ना सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और विधि, वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियां, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और एक पॉइंट को याद रखिएगा, वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय है। संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 98 विषय हैं। और राज्य सूची में 59 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। यानी कि संघ सूची में कितने हैं? तो संघ सूची में 98 और राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन उद्देशिका के बारे में देखते हैं। उद्देशिका क्या है? प्रस्तावना यानी उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एदद के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। यह क्या है? यह एक उद्देशिका है। अगला है क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना जो है ना भारतीय संविधान के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। घोषित किया है? समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, किसके द्वारा? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती वाद 1973 में कहा गया था। क्या कहा गया था? कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचा का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। यह केशवानंद भारती वाद 1973 में कहा गया था। अब देखते हैं संविधान संबंधी विचार। संविधान संबंधी विचार देखते हैं। उद्देशिका के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री
उद्देशिका को के मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा और ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा एन पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। उद्देशिका को के मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री और ठाकुर प्रसाद भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा एन पालकीवाला ने संविधान की परिचय पत्र कहा था। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। किस अनुच्छेद को कहा था? अनुच्छेद 32 को कहा था। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को किसको? संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा था। अगला क्वेश्चन है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह उद्देशिका के संविधान के मूल आत्मा कहा था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत के राज्य में कोई पंथ धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? यह जो है M.R. बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडियन के तहत जो है ना उच्चतम न्यायालय के धारणा प्रस्तुत की कि संविधान जो है ना अभिन्न अंग है। उद्देशिका संविधान की अभिन्न अंग है। अगला क्वेश्चन देखें, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सार्वभौमिकता का सिद्धांत सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है। भारत में लौकिक और सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग के लिए शब्दों से। अगला क्वेश्चन है कि लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किसका है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान के द्वारा भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया? 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है ना उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों अध्याय में। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता है। राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता है। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष सब संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे, जो कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन के उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री जो के.एम. मुंशी ने कहा था। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो बेरुबारी संघ मामला में 1960 में किया था। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय में यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरुबारी मामले 1960 में किया गया था। अगला टॉपिक है संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले में संविधान सभा के सदस्य पर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना में हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। किसका है? तो प्रस्तावना में दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अगला है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र क्या है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 के 3 में भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे, जो कि राज्य के राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र शामिल होंगे। अगला है कि ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, ऐसे अन्य राज्य जो अर्जित किए जाए।
अगला है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो संसद को। संसद को भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। अगला है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के तहत जो है ना अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ होगा। अगला है कि भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश है? तो 28 राज्य और 8 केंद्रीय संघीय प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित? 20 जो है ना लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितनी सीट? तो 20 है आरक्षित की जा सकती है। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? तो 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। चलिए अब देखते हैं संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 में जो है ना संघ के क्षेत्र का नाम है, संघ के क्षेत्र का नाम अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में नए राज्य के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार जो अनुच्छेद 2 में है। 3 में नए राज्य की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों का परिवर्तन जो है अनुच्छेद 3 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 4 में जो है ना अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक पांसगिक एवं अनुवर्ती मामले के संशोधन किया जा सके, अनुच्छेद 4 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 ईस्वी में फजल अली आयोग का गठन जो है न राज्य के पुनर्गठन के लिए 1953 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम राज्य का गठन किया गया था। तो आंध्र प्रदेश का जन्म भारत में भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? जो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत जो है 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए गए थे। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? सिक्किम जो है ना भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? यह 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में बनाया गया था। यानी कि 1975 में 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन यह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद को रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर और हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। और जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना में कवालियों के द्वारा आक्रमण की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा दिया गया। पहले विशेष राज्यों के राज्य का दर्जा दिया गया है, जो कि इस प्रकार है। ये राज्य है वर्ष और राज्य के वर्ष। असम को जो है 1969 ईस्वी में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और नागालैंड को भी 1969 में दिया गया था और हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर को 1972 में और मेघालय को भी 1972 में, त्रिपुरा को 1972 में। सिक्किम को कब दिया गया था? 1975 और 76 में सिक्किम को
विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो मिजोरम को 1986-87 में तथा अरुणाचल प्रदेश को 1986-87 में ही दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि अब नागरिकता के बारे में डिस्कस करेंगे, और भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार से की जाती है। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार से की जाती है। एक फर्स्ट में जन्म से, दूसरा है वंशाधिकार के द्वारा, तीसरा पंजीकरण के द्वारा, और चौथा है देशीकरण के द्वारा, पांचवा भूमि के अर्जन के द्वारा जो है ना नागरिकता प्राप्त की जा सकती है भारत में। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान की किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान जो है ना किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो वह एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत जो है ना एकल नागरिकता प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। अमेरिका जो है दोहरी नागरिकता को सिद्धांत को अपनाया है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के सीए में जो है न किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिक को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? वह हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को जो है ना यह प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? भारतीय नागरिक की जो है नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग पर, पर्यावासन पर तथा वंचना के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक, भारत से बाहर कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो 7 वर्षों तक जो है ना भारत से बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतरालों पर मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया? प्रति 2 वर्ष पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 5 में जो है संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। पाकिस्तान से प्रवृत्तियां व्यक्तियों को नागरिकता अधिकार। अनुच्छेद 8 जो है भारत के मूल उन लोगों को नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद 10 जो है नागरिकता संबंधी अधिकारों का निरंतरता दी है, और संसद के द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन जो है अनुच्छेद 10 में दी गई है। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की लक्ष्मी सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति दोहरी नागरिकता से संबंधित है। किसी व्यक्ति के द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में मूल के व्यक्तियों कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है? तो कृषि भूमि। अब बात करेंगे मूल अधिकार के बारे में, जो कि मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 तक जो है ना भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को जो है ना प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को तथा संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का विस्तार अनुच्छेद कितना से कितना तक है? 14 से 18 तक किया गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार संबंधित है? अनुच्छेद 14 से संबंधित है। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा और अगला पार्ट जो है ना आगे में आएगा। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।